नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है फ्लेट का तमाचा। सेजल। तुम यकीन नहीं करोगी, मैंने स्टेशन के बाहर पापा मम्मी को देखा और जैसे ही मैंने उन्हें देखा, नजर बचाकर ऐसे भागा कि पूछो ही मत। विशाल ने कहा, क्या मम्मी जी पापा जी यहाँ मुंबई में? इस जन्म में इनसे तो हमारा पीछा छूटने से रहा। आखिरी बार इतना सुनकर गए, पर फिर भी आ गए हमारी छाती पर मूंग तलने। अच्छा किया जो नजर बचाकर आ गए। अब जब अपनी मर्जी से आए हैं तो भटके सड़कों पर हमें क्या? सेजल ने कहा। पर उन्होंने हमारा पता ढूंढ लिया तो? विशाल ने कहा, आप बीना कैसी बातें करते हो? यह आपका गांव नहीं, मुंबई है, मुंबई। यहाँ ऐसे ही किसी का पता ढूंढना आसान नहीं। हमने हमारा पुराना पता भी तो बदल लिया है। सेजल ने कहा, अरे सेजल, दिमाग तुम्हारा भी ठिकाने पर नहीं है लगता है। बेशक उन्हें हमारे घर का पता नहीं, पर उनके पास मेरे ऑफिस का एड्रेस तो है। वहां जाकर वह मेरे घर का पता तो जान ही सकते हैं ना? विशाल ने कहा। पर जब आप उन्हें ऑफिस में देखोगे तो आप उन्हें बाहर से ही कहकर भगा देना और आपके ऑफिस वाले बिना आपसे पूछे, आपसे कहे आपका पता क्यों देंगे? ऐसे किसी को भी घर का पता देते हैं क्या? सेजल ने कहा। सेजल, वह कोई भी नहीं, मेरे मम्मी पापा हैं और यह बात मेरे ऑफिस में जब बताएंगे तो वह फिर बता ही देंगे। ऊपर से मेरे मम्मी पापा को मैंने एड्रेस क्यों नहीं दिया, यह सवाल करने लगेंगे। पता नहीं यह दोनों मरते क्यों नहीं, जान की आफत बने हुए हैं। विशाल ने कहा। विशाल और सेजल आपस में यही सब कह ही रहे होते हैं कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजे की घंटी सुनकर दोनों एक दूसरे को अचंभित होकर देखने लगे। कहीं वही तो नहीं आ गए? विशाल ने कहा, अरे नहीं, दूध वाला होगा, आप हटो यहाँ से, मैं देखती हूँ। यह कहकर सेजल दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलते ही वह अपने सामने अपने सास ससुर को खड़ा देख हैरान हो जाती हैं। तब तक पीछे से विशाल भी आ जाता है और कहता है, अरे आप दोनों अचानक फिर से? हाँ बेटा, तूने तो हमें देखकर नजरअंदाज कर दिया, पर फिर हमने सोचा कि तूने शायद हमें देखा ही नहीं। विशाल की मम्मी गंगोत्री जी ने कहा, बेटा तेरा पता ढूंढने में काफी मुश्किल हुई। इतना बड़ा शहर, चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, पर देख हमने तेरा पता ढूंढ ही निकाला। भले ही बच्चे अपने माता पिता को भीड़ में ना पहचान पाए, पर माता पिता अपने बच्चों को पहचानने में कभी नहीं चूकते। विशाल के पापा अमरजीत जी ने कहा, अच्छा यह सब डायलॉग छोड़िए और बताइए यहाँ क्यों आए हैं? अगर यहाँ रहने के इरादे से आए हैं तो मैं पहले ही बता देता हूँ, यहाँ हमारे अपने खर्च उठाने में ही हालत खराब हो रह जाती है। ऐसे में आप लोगों को रखना, विशाल ने कहा। और आप दोनों के अंदर आत्मसम्मान नाम की कोई चीज है भी या नहीं? आखिरी बार गांव से जाने से पहले ही आप लोगों को साफ साफ कह दिया था, आप लोग ठहरे देहाती, गांव देहात में रहने वाले, इतने बड़े शहर में नहीं रह पाएंगे। कहाँ गांव और कहाँ मुंबई? पर नहीं, फिर भी आ गए मुंह उठाकर। सोचा होगा शहर के ऐशो आराम गांव में कहाँ मिलेगा, क्योंकि जब पहले यहाँ रुकने रहने आए थे तभी इसकी आदत लग गई होगी ना। बस आप लोगों की वजह से ही हमने वह पता बदला था, पर आप लोग यहाँ भी आ जाएंगे यह नहीं पता था। सेजल ने कहा, कमाल है पापा, आप लोगों की कितनी बेइज्जती की थी, पर मैं देख रहा हूँ कि आत्मसम्मान शायद आप लोगों में मर गई है।
बिल्कुल भी। वह सच ही कहते हैं लोग। जब बात पैसों की आती है तो हर कोई बेशर्म हो जाता है। विशाल ने कहा। दोनों अमरजीत जी और गंगोत्री जी पर बातों से प्रहार किए जा रहे थे। उन्होंने तो जैसे कसम ही खा ली थी कि वे इन्हें हर हाल में यहाँ से भगाना है। बस रुक जाओ तुम लोग, बहुत बोल लिया और हमने बहुत सुन लिया। बेटा, हम ना तो तुम्हारी कही हुई कोई बात भूले हैं और ना ही अपनी बेइज्जती। हम यहाँ तुम लोगों से कोई भीख मांगने या रहने के इरादे से नहीं आए हैं। हम तो इस शहर में पिछले कई महीनों से आना जाना कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इस शहर में एक फ्लैट लिया है। तो आज उसकी चाबी मिल गई, तो हमने सोचा एक पूजा करवानी है। बस उसी के लिए तुम दोनों को न्योता देने आए थे। तुम लोगों ने कहा था ना, हम शहर में रहने के लायक नहीं हैं, तो हमने भी सोचा कि चलो यह भी देख लेते हैं। तो बेटा, परसों हमारे नए घर में गृह प्रवेश है, तुम लोग जरूर आना। अमरजीत जी ने कहा। क्या? नया फ्लैट, वह भी मुंबई में? आप लोगों को क्या लगता है मुझे पता नहीं है आपके पास कितने पैसे हैं? यहाँ मुंबई में एक छोटा सा फ्लैट 50 लाख 60 लाख में मिलता है, जो आपके पास तो हो ही नहीं सकते। तो जाकर उल्लू किसी और को बनाइए। सच तो यह है कि आप दोनों हमारे पास रहने के इरादे से ही आए थे, पर अपनी दाल ना गलती देख यह कहानी रच डाली। विशाल ने कहा। तुम जो समझो, अब इसमें मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर पूजा में आना चाहो तो यह रहा पता। यह कहकर अमरजीत जी और गंगोत्री जी चले गए। उनके जाते ही सेजल कहती है, यह क्या कहकर गए हैं पापा जी? क्या सच में उन्होंने यहाँ फ्लैट लिया है? मतलब उनके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अगर गांव में झोपड़ी बेच भी दे तो भी इतने पैसे नहीं आ सकते। अरे सेजल, तुम भी क्या इनकी बातों पर यकीन कर रही हो? यह पता भी है किसी और का ही होगा। तुम देखने चलो, परसों अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर लेना, विशाल ने कहा। फिर वे लोग जाते हैं अमरजीत जी के बताए हुए पते पर। वह जो फ्लैट में घुसते हैं, वहां की सजावट बड़ी ही अच्छी थी और दरवाजे पर गंगोत्री निवास का बोर्ड टंगा देख विशाल और सेजल की आंखें फटी की फटी रह जाती है। सुनिए जी, बोर्ड तो मम्मी जी के नाम का ही लगा है। क्या सच में वह फ्लैट इनका है? सेजल ने कहा। हाँ सेजल, मैं भी हैरान हूँ। तुमने यह सोसाइटी देखी है? अरे, यहाँ के फ्लैट्स कम से कम करोड़ों के तो होंगे ही। ऊपर से पॉश इलाका, मुझे तो समझ नहीं आ रहा इनके पास इतने पैसे कहाँ से आए। कहाँ मैं सोच रहा था कि यह यहाँ हमसे भीख मांगने आए हैं, और कहाँ ये हमें ही भिखारी साबित कर दिया इन्होंने, विशाल ने कहा। फिर दोनों फ्लैट के अंदर गए। उन्हें देखकर अमरजीत जी कहते हैं, अरे आओ आओ गंगोत्री, इन्हें प्रसाद दे दो। अमरजीत जी ने कहा, पापा, क्या सच में यह घर आपने खरीद लिया है? पर कैसे? हमारा गांव वाला घर बेचकर इतने पैसे मिले क्या? विशाल ने पूछा। बेटा, हमारे गांव का घर सिर्फ घर नहीं, हमारे पूर्वजों की यादें हैं। अरे, गांव की बात ही कुछ और है। वह तो तुम लोगों के कहने पर शहर में घर लिया, ताकि हम भी तो देखें। तो ऐसा क्या है शहर की हवा में जो इंसान इतना बदल जाता है? बेटा, ऐसे शहर के घर हमारे गांव से क्या ही मुकाबला करेंगे। तो इस घर के लिए मैं गांव के घर को क्यों बेचूंगा? हरगिज नहीं, अमरजीत जी ने कहा। फिर आपको इतने पैसे कहाँ से मिले? और जब आपको शहर पसंद ही नहीं, फिर यहाँ घर? ओह,
समझा। आपने सोचा कि छोटा घर होने के कारण हम साथ नहीं रह पा रहे, तो इसलिए बड़ा घर लेकर हम सब साथ रहेंगे। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही हैं। हम बस छोटे घर के कारण ही आप लोगों को साथ रखने से कतराते थे, वरना ऐसा कोई लम्हा नहीं जब हमें आपकी याद नहीं आती थी। विशाल ने कहा, पता नहीं इंसान इतना नीच कैसे हो सकता है, और यही एक कारण है कि हम गांव में ही भले हैं। तुम लोगों ने हमारे साथ इतना कुछ किया, फिर भी यह उम्मीद कर रहे हो कि हम तुम्हें यह फ्लैट दे दें। अब तक तो हमें कंगाल समझकर जो तुम बोल रहे थे, और अभी जैसे ही हमारे इस फ्लैट के बारे में पता चला, अपना रवैया बदल दिया। वाह बेटा, यह संस्कार हमारे गांव वाले विशाल में तो नहीं थे। अमरजीत जी ने कहा। फिर वह कहते हैं, हाँ बेटा, हम पर तुम दोनों ने जो अत्याचार किया है वह हम इस जन्म में शायद ही भूल सकते हैं। वैसे हम तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हैं, पर तुम्हारे कौतूहल को दूर करने के लिए कह ही देते हैं। हमने शहर में घर तो बस तुम लोगों को सबक सिखाने के लिए लिया है, ताकि तुम्हें दिखा सके कि हम भी शहर में रह सकते हैं। पर इन शहरी उल्लास के लिए हम हमारी जड़ नहीं बेच सकते। यह तो हमारी जो थोड़ी सी खेती वाली जमीन थी, उसको कारखाना बनाने के लिए अच्छे दाम में खरीद लिया, और उन्हीं पैसों से हमने यह फ्लैट लिया। यही बताने हम पहली बार भी तुम्हारे पास आए थे, पर तुम लोगों का व्यवहार देखकर बताने का मन नहीं किया। हमें याद है आज भी वह दिन। यह कहकर अमरजीत जी अपने अतीत में चले जाते हैं। पापा मम्मी, आप लोग कितने दिनों के लिए आए हैं? वह क्या है, टिकट पहले से ही करवा लेनी होती है, वरना बाद में अचानक से नहीं मिलेगी। विशाल ने कहा, बेटा, हम क्या सोच रहे थे कि वह गांव में हम दोनों अकेले रहते हैं। हमारा तो कोई काम भी नहीं है, तो क्यों ना अब हम यहीं सब एक साथ रहें। यह घर थोड़ा छोटा है जानता हूँ, इसलिए इससे पहले अमरजीत जी अपनी बात खत्म कर पाते, विशाल बोल पड़ता है, जब जानते ही है कि यह घर छोटा है, फिर यहाँ भीड़ बढ़ाने की क्या जरूरत है। मैं जानता था, क्योंकि जिस तरह आप दोनों यहाँ तंबू गाड़ कर बैठे हुए हैं, जाने का इरादा कैसे हो सकता है। ठीक ही कहती हैं सेजल, यहाँ से जितना आराम गांव में भला कैसे मिलेगा। पर पापा, आप लोगों को मैं कुछ दिनों का समय दे रहा हूँ। जितनी जल्दी हो अपने जाने का इंतजाम कर लीजिए। विशाल की ऐसी बातों से अमरजीत जी और गंगोत्री जी को बड़ा दुख हुआ, पर अमरजीत जी को सबसे ज्यादा ठेस पहुंची अपने अपमान से। इसलिए उन्होंने कैसे भी करके अपनी टिकट बनवा ली, पर वह एक हफ्ते के बाद ही मिल पाई। जब विशाल को इस बात का पता चला तो अमरजीत जी से कहता है, देखिए पापा, अब जब आप तक लोग यहाँ हैं तब तक हम झेल लेंगे, पर उसके बाद फिर यहाँ कृपा करके मत आइएगा। फिर सेजल भी उनका जीना दूभर करने लगी। एक दिन गंगोत्री जी सेजल से कहती है, बहू, आज सुबह से मेरा मन बहुत भारी सा लग रहा है और अजीब सी घबराहट हो रही है, तो खाना तुम बना लोगी क्या? हाँ हाँ, अब तो पता ही है ना कि कुछ दिनों बाद चले ही जाना है, इसलिए अब काम करने में घबराहट तो होती होगी ही ना। कमाल है मम्मी जी, आप पहले घर का सारा काम चुपचाप करती थी, पर सोचा होगा कि बेटा यह रख लेगा, पर जब दाल ही नहीं गली तो अब घर के काम करने में तबीयत खराब लग रही है। सेजल ने कहा, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है, सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। यह कहते हुए गंगोत्री जी बेहोश होकर गिर पड़ी। यह देखकर सेजल विशाल को आवाज देने लगी। विशाल और अमरजीत जी की वहां आते ही और गंगोत्री जी की ऐसी हालत देखकर चौंक जाते हैं। देख क्या रहे हो?
जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, तुम्हारी माँ को अस्पताल लेकर जाना है। अमरजीत जी ने कहा। अरे पापा, बस बेहोशी तो हुई है, चेहरे पर पानी के छींटे मारिए, अभी होश आ जाएगा। आप हटिए। यह कहकर विशाल पानी के छींटे मारने लगता है गंगोत्री जी के चेहरे पर, लेकिन गंगोत्री जी पर कोई असर नहीं पड़ता। यह देखकर अमरजीत जी कहते हैं, बेटा बुला लेना एम्बुलेंस, मुझे बहुत डर लग रहा है। पापा, बस कह देने भर से नहीं होता, आपको पता भी है यहाँ के अस्पताल के खर्चे। पता चला मम्मी को तो कुछ नहीं हुआ, पर बिल चुकाने में मैं कंगाल हो गया, विशाल ने कहा। विशाल के इस बात से अमरजीत जी बस खामोशी से उसे देखने लगे। फिर उन्होंने आओ देखा था ना ताओ। गोमती जी को गोद में उठाया और निकल पड़े अपने घर से। विशाल बस उन्हें जाता हुआ देखता रहा। इधर सेजल कहने लगी, जा तो ऐसे रहे हैं जैसे पता नहीं कहाँ के करोड़पति हैं। हम भी देखते हैं कैसे और कहाँ इलाज करवाते हैं मम्मी जी का। सुबह से रात हो गई, पर विशाल ने अमरजीत जी की कोई खबर नहीं ली। रात काफी हो गई थी। विशाल और सेजल आराम से सो गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी। विशाल गुस्से में दरवाजा खोलता है तो देखता है अमरजीत जी थके और उदास से खड़े हैं। आ गए, मिल गई फुर्सत। और मम्मी को शमशान छोड़ आए क्या, जो इतनी देर हो गई? विशाल ने कहा। कैसी बातें कर रहे हो तुम विशाल? औलाद के लिए माता पिता क्या कुछ नहीं करते, और औलाद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वह जीते जी शमशान पहुंच जाते हैं। अमरजीत जी ने कहा, पापा, हमें लगा था आप लोग इसी हफ्ते चले जाएंगे, पर अब मम्मी का यह नाटक शुरू हो गया। अब मुझे समझ आ गया है कि आप लोग यहीं पर रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप लोगों को क्या लगा कि मुझे कुछ समझ नहीं आएगा? इसलिए अब आप लोगों को एक हफ्ते क्या और एक पल भी मैं यहाँ नहीं रहने दूंगा। आप लोगों का सामान मैंने इस सूटकेस में भर दिया है, तो अब आप लोग यहाँ से विदा लीजिए। विशाल ने कहा, बेटा, तेरी माँ अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, और तू उनकी हालत पूछना तो दूर, उसे उसका नाटक बता रहा है। अरे, उसे हार्ट अटैक आया था। अगर अस्पताल पहुंचने में जरा सी भी देर हो जाती तो शायद आज हम उसे खो देते। तू तो तब भी उससे अस्पताल ले जाने के पहले अपने पैसों के बारे में सोच रहा था। अमरजीत जी ने कहा, अच्छा होता जो वह मर जाती। वैसे भी जिंदा रहकर मेरे सर का बोझ ही तो बने हैं आप दोनों। तब कम से कम एक का तो निपटारा होता। विशाल के यह कहते ही अमरजीत जी अपना सूटकेस विशाल के हाथों से छीन कर कहते हैं, बहुत अच्छा किया तूने विशाल। आज के बाद जो भी हमारी कहानी सुनेगा वह कम से कम यह सबक तो जरूर लेगा कि बच्चों को बड़ा करते करते हमें अपने बुढ़ापे का इंतजाम भी करते जाना चाहिए, वरना बच्चे तुम्हें जिंदा मार डालेंगे। चलता हूँ बेटा, पर एक वादा है तुझसे, जो तेरे इस बेइज्जती का हिसाब ना लिया तो मैं भी तेरा बाप नहीं। उसके बाद लगभग 20 दिनों तक अमरजीत जी अस्पताल के बाहर पड़े रहे और गंगोत्री जी का इलाज करवाया। फिर दोनों गांव लौट आए। गांव लौटने के बाद अमरजीत जी पूरे बदल गए थे। उनका अब एक ही मकसद था, विशाल को सबक सिखाना, और शायद भगवान को भी यही मंजूर था। इसलिए उनकी बंजर पड़ी जमीन, जिसका सौदा तो हो चुका था, कुछ नगद एडवांस के तौर पर मिले भी थे, उसी से गंगोत्री जी का इलाज भी हुआ। उस सौदे को पूरी राशि अमरजीत जी को मिल गई और उन्होंने उन पैसों से सबसे पहले
मुंबई में एक फ्लैट खरीदा। वह यही सौदे की बात बताने के लिए विशाल के पास गए थे, पर विशाल का व्यवहार देखकर उन्होंने उसकी पैसों से उसे सबक सिखाने की ठान ली। आज जो फ्लैट गृह प्रवेश की पूजा में विशाल और सेजल अमरजीत जी की कहानी सुन रहे थे, तो वह एक दूसरे को देख रहे थे। तभी अमरजीत जी कहते हैं, विशाल, तुमने तो बैठे बिठाए अपना नुकसान ही करा लिया। जो तुमने हमारे साथ वैसा व्यवहार ना किया होता तो शायद आज यह फ्लैट तुम्हारा होता, पर अभी भी यह फ्लैट तुम्हारा हो सकता है। बस तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। विशाल चौंकते हुए कहता है, शर्त? कैसी शर्त? तुम दोनों को यहाँ हमारे पास रहकर हमारी नौकरी करनी पड़ेगी, वह भी पूरे 6 महीनों के लिए, बिना कोई पगार के। तब मैं तुम दोनों के नाम पर यह फ्लैट कर दूंगा और अपने गांव वापस चला जाऊंगा। वैसे फिर मुझे मेरा गांव ही पसंद है। अमरजीत जी ने कहा, 6 महीने? यहाँ विशाल ने चौंक कर कहा, हाँ हाँ, हम कर लेंगे पापा जी, हम कर लेंगे, सेजल ने कहा, और वह विशाल को खींचकर एक कोने में ले जाकर कहती हैं, आप क्या पागल हो गए हैं? इस फ्लैट की कीमत का अंदाजा नहीं है क्या आपको? 6 महीने सिर्फ, उसके बाद तो यह फ्लैट हमारा। पर पापा, इस बात की क्या गारंटी है कि हमारे 6 महीने यहाँ नौकरी करने पर आप हमें यह फ्लैट दे देंगे? विशाल ने कहा, बेटा, वैसे जुबान का तो मैं पक्का हूँ, पर फिर यह सब पूरे कानूनी कागजात के साथ होगी। बोलो, है मंजूर? अमरजीत जी ने कहा। उसके बाद कुछ कागजात बनते हैं और विशाल और सेजल इनकी नौकरी पर लग जाते हैं, जहां अमरजीत जी उनकी अच्छे से धुनाई करते हैं। सुनिए जी, जब हमें यह फ्लैट मिल ही जाएगा, अपना वह छोटा फ्लैट बेच देते हैं और उन पैसों को अभी अपने इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि 6 महीने तो हमें कोई पैसे नहीं मिलेंगे। इस काम की वजह से आपको अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ेगी। वैसे भी इस फ्लैट के आगे कोई छोटी मोटी नौकरी की क्या बिसात, तो हमारे गुजारे के लिए पैसे तो चाहिए होंगे ना, सेजल ने कहा। विशाल को सेजल की बात जच गई और उसने अपना छोटा फ्लैट बेच दिया। देखते ही देखते 6 महीने गुजर गए और आज वह दिन था जब अमरजीत जी अपना यह फ्लैट विशाल को सौंपने वाले थे। पापा, आपके कहे मुताबिक हो गए 6 महीने, अब सारी प्रक्रिया पूरी कीजिए, विशाल ने कहा। हाँ, वकील आ गए हैं, अमरजीत जी ने कहा। वकील जाकर विशाल को कुछ कागज पकड़ाता है, जिससे पति पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर अमरजीत जी कहते हैं, बेटा, वह जाने से पहले जरा एक बार रंगवा लेना। काफी साल पहले रंगाई हुई थी उस घर की। कहाँ जाने से पहले? यह फ्लैट तो नया है, फिर इसमें पेंट की क्या जरूरत? विशाल ने कहा, बेटा, कागजात में जो लिखा था शायद खुशी के मारे तुमने सही से पढ़ा नहीं। मेरा घर तुम्हारा नाम किया था और मेरा घर तो एक ही है, वह है गांव में। रही बात इस फ्लैट की, इसे तो मैंने बस 6 महीने के लिए किराए पर लिया था, ताकि तुम्हारा शहर में रहने का घमंड तोड़ सकूं। अब तो तुम्हारे पास उस गांव में रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, अमरजीत जी ने कहा। वाह पापा, बड़ी अच्छी चाल चली आपने, पर मुझसे बदला लेने के चक्कर में खुद को ही बेघर कर दिया। इतने बेवकूफ निकलेंगे आप, सोचा नहीं था, विशाल ने कहा। बेटा, कोई भी पिता अपने बच्चों से बदला नहीं लेना चाहता, पर तुमने हमें मजबूर किया।
और रही बात हमारे बेघर होने की, तो तू उसकी चिंता मत कर। हमने अपना ठिकाना भगवान के आश्रम में कर लिया है। मेरे उस जमीन के बिके पैसों से अब हमारा तो बुढ़ापा बेफिक्र है। तू अब अपनी सोच। गांव में जा रहा है तो खेती बाड़ी सीख ले, तेरे बड़े काम आएगी। यह कहकर अमरजीत जी और गंगोत्री जी वहां से चले जाते हैं। अमरजीत जी ने आज बिना छुए ही विशाल को ऐसा चाटा मारा था कि वह अपनी पूरी जिंदगी इस थप्पड़ को याद रखेगा। तो दोस्तों, कहते हैं ना, जिस प्रकार लोहे को कोई कष्ट नहीं कर सकता, उसको उसका जंग ही नष्ट कर देता है, उसी प्रकार इंसान को कोई और नहीं बल्कि इंसान का अभिमान ही उसको नष्ट कर देती है। बस यही हुआ विशाल और सेजल के साथ भी। उन्हें घमंड आ गया था कि उन्होंने धोखे से अपने पिता से सारी संपत्ति हड़प ले तो उनके लिए आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। लेकिन जिसका कोई नहीं रहता उसका भगवान होता है। बस यही हुआ अमरजीत जी के साथ भी। इसीलिए जिंदगी में कभी भी यह मत सोचते बैठो कि कौन सा कब कैसे कहां बदल जाते हैं। सिर्फ इतना देखा कि वह तुम्हें क्या क्या सिखा जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करना ना भूलें। कहानी को पूरा सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलती हूँ नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। अपने दोस्तों और परिवार में इस कहानी को जरूर शेयर करें। आप ये कहानी कहाँ से सुन रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।